द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद प्रजापति। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, पर उसकी मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया। मित्रों, सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का गवर्नर रह चुका था। यह विलासी प्रवृत्ति का होने के कारण शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेता था, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को विलास प्रेमी जू भी कहा जाता है। शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। वह मूलतः एक दासी थी। फिरोज एवं उसकी माँ से के अत्याचारों से दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी थी। दिल्ली की जनता परेशान हो गई थी। फिरोज जैसे ही बाहर के विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी से बाहर जाता है, रजिया लाल वस्त्र पहन कर के जनता के बीच में जाती है और शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगती है। मित्रों, राजतंत्र में पहली बार लोकतंत्र देखने को मिला था कि रजिया जनता के बीच में न्याय मांगती है और जनता उसे गद्दी पर बैठा देती है। जनता ने फिरोज को दिल्ली से घुसने से पहले रजिया को गद्दी पर बैठा दिया था और फिरोज को कैद करके उसकी हत्या कर दी गई थी और शासन की बागडोर रजिया संभाल लेती है। रजिया का जो शासनकाल है 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया था रजिया ने। रजिया अपने कार्यकाल में इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और सिक्कों पर भी उसने नाम अंकित करवाया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता तथा अमीरों के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और रजिया को सुल्तान बनने का अधिकार सिर्फ दिल्ली के अमीरों ने ही दिया था। दिल्ली के अमीर ही रजिया को गद्दी पर बैठाया था। इसलिए जो अन्य तुर्क अमीर थे वो रजिया के विरुद्ध हो गए थे, जैसे जुनैदी है, अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक इजुद्दीन कबीर खां जैसे लोग रजिया के प्रबल विरोधी बन गए थे। लेकिन रजिया ने कुछ तुर्क अमीरों को अपनी तरफ करके इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। मित्रों, सुल्तान की शक्ति और सम्मान की वृद्धि के लिए रजिया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहन कर के दरबार में जाने लगी थी, खुला चेहरा करके जाने लगी थी। लेकिन यह प्रथा जो अन्य तुर्क अमीर थे उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुसलमानों में बुर्का का प्रचलन था। लेकिन रजिया सुल्तान थी और बुर्का पहन कर के दरबार में नहीं जाना चाहती थी। रजिया पहली मुस्लिम महिला थी जो मुस्लिम सुल्तान बनी। लेकिन जो तुर्क अमीर थे वो रजिया के विरुद्ध हो जाते हैं कि विरुद्ध होने का जो मुख्य कारण है वो था स्त्री होना। और इसके साथ साथ कुछ विश्वास पात्र जो सरदार थे रजिया के, उसने उनको उच्च पदों पर भी नियुक्त किया था, जैसे याकूत
को अमीर आखूर का पद दिया गया था। अल्तुनिया को भटिंडा का अख्तेदार भी नियुक्त किया था। जलालुद्दीन याकूत रजिया को घोड़े पर बैठते समय हाथों का सहारा देता था। कुछ इतिहासकार याकूत को रजिया का प्रेमी या प्रेम संबंध होने का भी आरोप लगाते हैं। रजिया के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था वो कबीर खां लाहौर का गवर्नर था जिसने इसका विद्रोह किया। जलालुद्दीन याकूत रजिया को अपने हाथों का सहारा देता था। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया द्वारा एक विद्रोह कर दिया गया। उस विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को तबर हिंद जाना पड़ा। तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। दिल्ली के सिंहासन पर रजिया के तीसरे पुत्र बहराम शाह को बैठाया गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और पुनः दिल्ली के तख्त को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और बहराम शाह ने कैथल के समीप 13 अक्टूबर 1240 को दोनों की हत्या कर दी। दोनों की हत्या करवा दी, कुछ डाकुओं द्वारा हत्या करवा दी थी। कुछ इतिहासकार रजिया का स्त्री होना असफलता का मुख्य कारण मानते हैं। इसामी ने रजिया पर जलालुद्दीन याकूत से अनुचित प्रेम संबंध का आरोप भी लगाया। यदि रजिया स्त्री न होती तो शायद रजिया का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। दिल्ली के सिंहासन पर इसके बाद इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र है बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह ने 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया था। बहराम शाह ने एक नया पद नाइब अर्थात नाइब मुमालिक पद का सृजन किया। पहले से 2 पद हुआ करते थे, एक का नाम था सुल्तान और दूसरे था वजीर। मई 1241 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया और तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहराम शाह का 1242 ईस्वी में वध कर दिया और बहराम शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला सुल्तान बना दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से लेकर के 1246 तक शासन किया। यह बहराम शाह का पौत्र और फिरोज शाह का पुत्र था। महमूद शाह का शासन शांतिपूर्ण रहा। यह काल बलबन की शांति का निर्माण का काल कहा जा सकता है। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह इल्तुतमिश का पुत्र नसरुद्दीन 10 जून 1246 को सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने के बाद अमीर सरदार और सुल्तान के बीच शक्ति के लिए जो चल रहा संघर्ष था वो नसरुद्दीन ने राज्य के समस्त शक्ति बलबन के हाथों में सौंप दी थी और नसरुद्दीन ने 7 अक्टूबर 1246 को बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। इसके बाद अमीर हाजिब भी बनाया गया था और 1266 में नसरुद्दीन की आकस्मिक मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना क्योंकि महमूद का कोई पुत्र नहीं था। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इसको अधिक से अधिक लोग देख सकें, पढ़ सकें। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझ पर कमेंट्स लिख करके मुझे सूचित करें। अगर इसमें कुछ कमियां हों तो मुझे सुझाव दें। अगले वीडियो में हम बलबनी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।